Assalamu alaikum students. Today's topic is solution of system of linear equations using adjoint method. इसे adjoint method भी कहते हैं, इसे ये भी कहते हैं कि using inverse of a matrix method, और इसे cofactor matrix भी कहते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोफैक्टर मेथड। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि लीनियर इक्वेशन हर उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होगा उसका वो 1 होगा। ठीक है, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशंस है जिसका सोल्यूशन जो है हमारे पास साइमल्टेनियस निकलेगा। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास एक सिस्टम है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस प्लस 11y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इसमें x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एक ऐसा सेट फाइंड आउट करेंगे जिसे जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर ये 1 इक्वेशन है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x और y की वैल्यूज अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी तो इट विल गिव मी 5। ठीक है, और अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगी सो इट विल रिजल्ट 7। सही है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा अगर मैं एक्स और वाई की वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, जैसे हमारे पास है x+1, जैसे है x+1 इज इक्वल टू 5। लेट सपोज ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 5 माइनस 1 से x इज इक्वल टू 4 आ गई। अब ये x इज इक्वल टू 4 जो है हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन किसे कहते हैं? सोल्यूशन हर उस वैल्यू को कहते हैं जो कि आप वापस जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। यानी कि x की वैल्यू 4 जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल है, लेकिन जब ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास हो जाएं, यानी कि x भी है और y भी है, ठीक है, तो जितने आपके पास अननोन होते हैं इन्हें हम अननोन भी कहते हैं, इन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। अननोन इसलिए कह रहे हैं कि इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जितने हमारे पास अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी सिस्टम के लिए यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो अब देखें x इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ कोई और इक्वेशन लिख देती हूँ, मैं कहती हूँ कि x माइनस 2x इज इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ 7। कोई से भी इक्वेशन लिख देती हूँ। अब यहाँ देखें, अब अगर मैं ये क्लेम करूं कि ये x इज इक्वल 4 जो है ये इसका भी सोल्यूशन है, तो ये क्लेम मेरा जरूरी नहीं है कि ठीक हो, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन का अपना सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का अपना सोल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये एक साथ काम करेगा, एक ऐसा सेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है हमने जो कि दोनों इक्वेशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई करें। ठीक है, हम इसकी एप्लीकेशंस पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसका सिर्फ सोल्यूशन फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एडजॉइंट मेथड, मैंने कहा कि हम आज के कोर्स में, आज के लेक्चर में हम एडजॉइंट मेथड देख रहे हैं। एडजॉइंट मेथड में क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। हम कहेंगे कि दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, ठीक है, कैन बी रिटर्न एज, हम इसको क्या करेंगे? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से? हम कहेंगे कि ये जो कॉफिशेंट्स हैं, जो x के कॉफिशेंट्स हैं और y के कॉफिशेंट्स हैं, इन्हें हम कॉफिशेंट कहेंगे। x और y के कॉफिशेंट्स हैं और ये कांस्टेंट है। तो x और y के जो कॉफिशेंट्स हैं हम इन्हें इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि एक कॉलम में मैंने x के कॉफिशेंट लिख लिए और एक कॉलम में मैंने y के कॉफिशेंट लिख लिए। इसको मैंने मैट्रिक्स में लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में एक और मैट्रिक्स लिख रही हूँ प्रोडक्ट फॉर्म में। वो किस चीज का लिखूंगी? वो अननोन का लिखूंगी, जितने मेरे पास अननोन थे, यानी कि जिनके कोएफिशिएंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, और या इक्वल टू क्या लिखूंगी? एक ऐसा मैट्रिक्स लिखूंगी जिसमें ये वाली वैल्यूज मुझे लिखनी होंगी, 5 एंड 7। ठीक है, अब आप ये देखें, अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि इन मैट्रिक्स को मैं, इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? क्या ये इसके इक्वल आएगा? तो हाँ, ये बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। आप देखें, आप मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट का रूल है उसको अप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें 4x प्लस 8y। ठीक है,
अब इसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, 4x जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है प्लस 11y, सही है। ये मेरे पास बन गया इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा 5 और 7। अब ये देखें ये एग्जैक्टली यही बन गया मेरे पास, वापस यही आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, हम इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको लिख देते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है इन्हें हम नाम दे देते हैं हम, ताकि हमारे लिए आगे प्रोसेस करना सिंपल हो जाए। हम इसे कह देंगे कि ये मैट्रिक्स ए है, लेट, ठीक है। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे ए का नाम दिया है, और यूजुअली अगर आप बुक्स में देखेंगे तो इसे ए का ही नाम दिया जाता है। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे दूंगी एक्स का। ये वो मैट्रिक्स है जो मुझे फाइंड आउट करना है। whenever you have to find out the solution of a system of linear equations, it means you have to find out the values of unknown, यानी अननोन यहाँ एक्स और वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इस वक्त मैट्रिक्स की फॉर्म में मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे दूंगी बी का, यानी कि 5 और 7 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास बी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, मैं एडजॉइंट मेथड अप्लाई करूंगी। एडजॉइंट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, अच्छा अगर अब एक और चीज यहाँ देख लें, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 3 बनी है, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 3 है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को 3 को देखती हूँ इन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, इनके इनके नामों से इनको रिप्लेस कर दूं, तो ये देखो ये पूरा ए है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को मैंने एक्स का नाम दिया है, इक्वल का साइन मैंने अपनी जगह पे लगाया, इस मैट्रिक्स को मैंने बी का नाम दिया। आपने फाइंड आउट करना है एक्स, तो एक्स को आप यहीं रहने दें, ए बोथ साइड्स पर ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है। यानी कि एक्स फाइंड आउट करने के लिए अब मुझे एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैंने इस फॉर्मूले से इस एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स बी मींस के बी मैट्रिक्स तो मुझे पता है, मुझे क्या नहीं पता, मुझे ए इनवर्स नहीं पता। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करूंगी। किस मेथड से, एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं फॉर्मूला इसका बताती हूँ कि ए इनवर्स क्या है। इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे लिखने की जगह मिल जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले हमेशा की तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे पास ताकि आप जो है आसानी से देख सकें कि हम क्या काम कर रहे हैं किस तरीके से। अच्छा, अब हम लिखते हैं एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला बताती हूँ मैं एडजॉइंट का आपको, इनवर्स के लिए सॉरी, ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये जो ए के मैंने साइड पर स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, इट रिप्रेजेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी मैं आपको फाइंड आउट करना बताऊंगी कि हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूले में ए इनवर्स के आता है। सबसे पहले मेरा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, सोल्यूशन का स्टेप 1 क्या होगा कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो ए मैट्रिक्स बनाया है इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। डिटर्मिनेंट को हमेशा आपने स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आप डिटर्मिनेंट को इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और मैट्रिक्स को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं, इन पर ऑपरेशंस बिल्कुल, रूल्स इनके बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे आपने इसको प्रोमिनेंटली स्ट्रेट लाइंस के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इट विल रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ, अब एग्जामिनर को फौरन पता चल जाएगा कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑब्वियस है कि वो डिटर्मिनेंट के ही रूल्स और प्रॉपर्टीज देखेगा। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास आ जाएगा 44। दरमियान में हमेशा लगेगा माइनस का साइन, और 4 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि आपने इस तरीके से क्रॉस में से मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 32, और आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इट हैज अ सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि देखें अगर ये 0 आ जाता फिर हम क्या करते, अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता तो आप देखें ए इनवर्स के फॉर्मूले में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट्स अनडिफाइंड, ठीक है। एक इनफाइनाइट नंबर आपको देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी देता है।
किसी भी नंबर को हम जीरो पे नहीं डिवाइड कर सकते, जीरो पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा ए डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो आपने इस सोल्यूशन को यहीं पर स्टॉप कर देना है। आप क्या लिखेंगे कि सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट जीरो आते हैं तो हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन इस टाइम हमारे पास 12 ये हमारे पास 12 आया है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या है कि आपने अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये मैं 2 by 2 का सोल्यूशन बता रही हूँ, अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स है इसमें यहाँ पर इसे मेन डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो हमारे पास नंबर्स हैं आप इनकी जगह बदल दें, इनके यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। और जो सेकेंडरी डायगोनल में नंबर्स हैं आप इनके साइन चेंज कर दें, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव होते तो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को पहले लिख लेते हैं, 1/12 आ गया, यानी कि 12 है ना, तो नीचे है ए डिटरमिनेंट पे डिवाइड हो रहा है तो मैंने 1 अपॉन करके लिखा है 1/12, और यहाँ पर मैं लिखूंगी एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आया है वो मैं लिखूंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास ए इनवर्स ये आ गया। अच्छा, अगर तो ये 1/12 को आपने, यानी कि हर नंबर को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि जब उसके साथ कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो अंदर जाकर हर नंबर के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। तो 1/12 चूंकि पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स 12 पे ये पूरा एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, हर नंबर को 12 पे डिवाइड करना है। तो आप इसे तब डिवाइड करें अगर ये डिवाइड के बाद आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं देता, अगर ये फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है तो फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ दें, आप इसे फर्दर सॉल्व ना करें, ए इनवर्स को ऐसे ही छोड़ दें। हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। ए इनवर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे, ए इनवर्स के लिए मैंने सॉरी एक्स के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स लगाएंगे, ए इनवर्स क्या है, ये आया है, तो हम लिखेंगे 1/12, आप चाहें तो दोबारा से फॉर्मूला लिखकर नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं, -8 4, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बी, मैट्रिक्स बी। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 5 और 7, इस तरीके से। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55 आएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 7 -56, -4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -20, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो क्या है, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। यानी कि अब आखिर में आपने इस 12 को अंदर ले जाना है, अब आप इस 12 को अंदर ले जाएं तो हमारे पास -1/12 हो गया और 8/12 हो गया, 8/12 को आप कैंसिल कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, एक्स की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, एक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स था एक्स एंड वाई, ये एक्स मैट्रिक्स की जगह मैंने एक्स की वैल्यूज लगाई, और यहाँ पर देखें -1/12, और यहाँ पर क्या है, इसको 4 पे कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, इस तरीके से, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट क्या बना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा सोल्यूशन आया है, क्या आया सोल्यूशन, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आई हैं, एक्स और वाई की जो ऑर्डर्ड पेयर जो बना है वो क्या बना है, एक्स की वैल्यू है -1/12 एंड वाई की वैल्यू है 2/3, ठीक है। ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2/2 का। अगर हमें 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो फिर हम देखते हैं कि 3/3 के मैट्रिक्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 3/3 के मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसका डिटरमिनेंट लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, और उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने का तरीका, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। 3/3 का मैट्रिक्स हम यहाँ पर एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम लेते हैं 5x + 15y + 56z
मैं z को ऐसे लिखती हूँ, z के दरम्यान में एक लाइन बना दूंगी ताकि मेरा 2 और z जो है वो एक दूसरे से अलग अलग नजर आए। ठीक है, आप जैसा चाहे बना सकते हैं। -4x -11y -41z is equal to -26. ठीक है, and the third equation is -x -3y -11z is equal to -7। ठीक है, ये मेरे पास 3/3 का सिस्टम हो गया। 3/3 के सिस्टम का मतलब क्या है कि मेरे पास 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन है। 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन, एक्स वाई जेड आर अननोन और 3 इक्वेशंस है मेरे पास। ठीक है, 3/3 के सिस्टम को सॉल्व करने जा रहे हैं, वही फॉर्मूला है, सब वही मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में से लिखेंगे। हम जरा ये वाले स्टेप्स जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ये हम 2/2 वाले में भी कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इक्वेशंस लिख देती, मैट्रिक्स लिख देती हूँ और इसके बाद हम इन्हें नाम दे देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इससे पहले 2/2 में दिया नाम। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हो गए और यहाँ पर हो गया कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स 35 -26 एंड -7। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गए। बिल्कुल वैसे ही मैं इसे नाम दूंगी ए का, इसे मैं नाम दूंगी एक्स का और इसे मैं नाम दूंगी बी का। बिल्कुल वैसे ही तो मेरे पास बनेगा ए एक्स इज इक्वल टू बी और x का सोल्यूशन आ जाएगा a इनवर्स b। अब ये मुझे इक्वेशन मिल गई जिससे मुझे हेल्प आउट होगी किस चीज में, x की वैल्यू फाइंड आउट करने में। x क्या है, x इज द मैट्रिक्स हैविंग 3 एलिमेंट्स x y एंड z और इनकी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह से वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि अगर आपका ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया तो दिस इम्प्लाइज द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। आपने फर्दर प्रोसीड नहीं करना इसे। ठीक है, बाकी मेथड्स में हम करते हैं, इसमें नहीं करते। सही है, और अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया नॉट 0 के तो हम कहेंगे कि द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/3 वाला मेथड यूज करेंगे। 3/3 के मेथड में क्या है कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि 3/3 के मेथड को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि 3/3 के मेथड को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बनाती हूँ एक लाइन, ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। और अब हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। हम बनाएंगे सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे, जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म है मैट्रिक्स की उसमें लिखेंगे स्ट्रेट लाइंस में। इसमें आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, आपने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को हमेशा स्ट्रेट लाइंस में लिखना है, आपने इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं लिखना। अगर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख दिया और आगे आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया तो एग्जामिनर उस पर सीधा क्रॉस लगाएगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब 3/3 का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपने कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेलेक्ट कर लेनी है। यूजुअली लोग फर्स्ट रो सेलेक्ट करते हैं तो हम भी फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे। इस चीज को मैं आगे दूसरे लेक्चर में अपने डिटेल से डिस्कस करूंगी कि हम अगर फर्स्ट के अलावा कोई और रो सेलेक्ट करेंगे या कोई और कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम किस तरह से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई, स्ट्रेट लाइन लगाई। ठीक है, मैंने खुद देखे मिस्टेक कर दी यहाँ से। अच्छा, अब हम करते हैं इसका फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करूंगी। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे लिखें 5। बाकी ये जिस रो और जिस कॉलम में है, यानी कि जिस कॉलम में और जिस रो में है उसे छोड़ दें। बाकी के जो एलिमेंट्स बचते हैं इसे आप लिख लें, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स मेरे पास बचते हैं ये वाले, इन्हें आप लिख लें। ठीक है, क्या है, -11 -3 -41 -11, इन्हें आप लिख लें। यानी मैं यहाँ लिखूंगी -11, यहाँ लिखूंगी -3, यहाँ लिखूंगी -41 और यहाँ लिखूंगी -11, इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा माइनस का साइन। सही है, माइनस का साइन आएगा। फिर 15 लिखेंगे, यानी कि सेकंड एलिमेंट लिखेंगे हम। सही है, हम सेकंड एलिमेंट लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट से मेरे पास क्या आएगा, अब सेकंड एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में है उसे छोड़ दें, जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे छोड़ दें और बाकी के एलिमेंट्स लिखें, यानी कि ये वाले आएंगे और ये वाले आएंगे। ठीक है, ये जिस कॉलम में और जिस रो में है उसे छोड़ दें, बाकी के 4 एलिमेंट्स लिखें। तो अब इनको लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, -4 -1 -41 एंड -11। इसके बाद आएगा प्लस का साइन, ऑल्टरनेट साइन आपने लगाना है।
ठीक है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी कि क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अच्छा, अब ये 56 है, 56 जिस कॉलम और जिस रो में है उसे छोड़ दें और बाकी के जो 4 एलिमेंट बचते हैं उसे आप लोग लिखना है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे -4 -1 -11 एंड -3, ये लिखेंगे हम। सही है, तो अब इसको अगर आप सॉल्व करें किस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने सॉल्व किया था, यानी कि आपने क्या लिखना है, 5 लिखना है और यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर यहाँ आएगा वो लिखना है। ठीक है, फिर 15 और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, अभी मैंने जो 2x2 का सिस्टम करवाया था उसमें मैंने बताया था, यहाँ पे अब जो भी नंबर आएगा उसे आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे ये मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पर आ गया है +44 आएगा और दरम्यान में हमेशा माइनस का साइन ही लगेगा। ये 11 और 4 -11 और -4 मल्टीप्लाई होंगे, दरम्यान में हमेशा माइनस का साइन लगेगा। और 41 -41 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +41 आएगा। ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है और जो भी नंबर आएगा उसे आपने यहाँ लिख लेना है। ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। 1 नॉट इक्वल, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट। फिर आपने फर्दर प्रोसीड करना है, अदरवाइज आपने इसे यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, अब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मुझे सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट, क्योंकि बी तो मेरे पास है, मुझे ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है, हमने 2/2 को तो आसानी से फाइंड आउट कर लिया कि हमने प्रिंसिपल डायगोनल की जगह बदल ली और मेन डायगोनल जो सेकेंडरी डायगोनल था उसमें साइन चेंज कर दिए। 3/3 का डिटर्मिनेंट जो होता है ना, वो 3/3 का एडजॉइंट ऐसा नहीं होता। ठीक है, 3/3 के एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, हम एडजॉइंट ऑफ 3/3 में फॉर्मूला बता देती हूँ आपको इसका, किस तरीके से लिखते हैं हम लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। किस तरीके से क्या बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सही है, इस तरह से मैं यहाँ लिख देती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इन 3/3 क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर फर्स्ट का कोफैक्टर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड का कोफैक्टर। हम डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसे कर लें। अच्छा, यहाँ पर हम डायरेक्ट कोफैक्टर्स लिखते हैं। सही है, कोफैक्टर्स डायरेक्ट लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को। यहाँ पर मैं बनाती हूँ एडजॉइंट, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। सही है, उसका ट्रांसपोज फिर हम लेंगे, कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो होगा ये वाला मैट्रिक्स जो कोफैक्टर मैट्रिक्स। सही है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैं अभी बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आपने बनाना है। सही है, आपने क्या करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स आपके पास है, क्या करना है आपने, इसके कोफैक्टर्स लेने हैं। किसके कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर, -15 का कोफैक्टर, 56 का कोफैक्टर, -4 का, -11 का, सबके कोफैक्टर्स लिखने हैं। कोफैक्टर का मतलब क्या है कि ये 5 जिस कॉलम और जिस रो में है उसे आपने छोड़ देना है, बाकी के जो 4 नंबर इन्हें आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है। ऐसे यहाँ पे लिखूंगी -11, यानी कि सारे नंबर्स को रिप्लेस कर देना है इनके कोफैक्टर से, -3 -41 एंड -11। अब 15 की तरफ आ जाएं, पहले 5 का लिया कोफैक्टर, अब 15 की तरफ आ जाएं। अच्छा, पहला कोफैक्टर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो हमने डिटरमिनेंट इसका 2/2 का लिखा है इसे माइनर कहते हैं, इसके साथ जो साइन लगता है ना उसे कोफैक्टर कहते हैं। साइन इसका है पॉजिटिव, पहला कोफैक्टर पॉजिटिव होता है, दूसरा कोफैक्टर नेगेटिव होता है, तीसरा कोफैक्टर फिर पॉजिटिव है। ठीक है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन आता है। इस साइन का अंदाजा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, जब हमारे पास डिटरमिनेंट बड़ा हो जाएगा बहुत, फिर आपसे अगर मैं ये पूछती हूँ कि -11 का कोफैक्टर बताएं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपने देखना है कि -11 कहाँ एग्जिस्ट करता है। -11 सेकंड कॉलम में है और सेकंड रो में है। सेकंड कॉलम सेकंड रो, यानी कि 2 + 2 से आता है 4, इवन लोकेशन पर है तो इसका मतलब है इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। इसी तरह से 15 को देखें, 15 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में है एंड फर्स्ट रो में है, तो 2 + 1 से आता है 3, 3 का मतलब है ऑड नंबर, 15 इज एट ऑड लोकेशन, इसलिए इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा। सिमिलरली अब आप देखें -3 का, -3 इज इन सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो,
So 3 plus 5 is equal to 5. 5 is an odd number. It means कि -3 is located at an odd position. तो इसीलिए इसका कोफैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम 1 को देखें या -41 को देखें। -41 क्या है, थर्ड कॉलम में है और सेकंड रो में है। ठीक है, थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो। तो 3 + 2 से आता है 5। 5 इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर इट्स कोफैक्टर विल बी नेगेटिव। इसका पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव। इस तरीके से हमने इनके कोफैक्टर्स बनाने हैं, कोफैक्टर के साइन लगाने हैं। ठीक है, तो 15 का कोफैक्टर होगा नेगेटिव, माइनस का साइन लगाएंगे और 15 जिस कॉलम और जिस रो में उसे छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। आएगा -4, 1, -41 एंड 11, -11। ठीक है, ये इसके हो गए। अब थर्ड 56 का देखते हैं। 56 का कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस का साइन आप बेशक ना भी लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 56 जिस कॉलम में जिस रो में उसे छोड़ दें, बाकी के जो 4 नंबर बचते हैं उनको लिख लें। -4, -1, -11 एंड -3। ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को बंद भी करते हैं और यहाँ लगाते हैं टी, यानी कि ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज देंगे इस मैट्रिक्स का। अब यहाँ इसके बाद -4 का कोफैक्टर लिखते हैं। तो देखिए -4 कहाँ पर है, -4 फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो में है। 2 + 1 और 2 + 1 से आता है 3। 3 इज एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब है कि -4 की लोकेशन ऑड है, इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा। इसके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, -4 होता, +4 होता, कोफैक्टर इसका नेगेटिव ही आता। ठीक है, और इसका जो अपना साइन है वो आपने नहीं लगाना यहाँ पर, क्योंकि हम नंबर नहीं ले रहे हैं। हम इस डिटर्मिनेंट हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स नहीं ले रहे हैं, हम इनके कोफैक्टर सिर्फ ले रहे हैं। ठीक है, अब -4 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे छोड़ दें और बाकी के नंबर लिखें, यानी कि 15, 56, 15, 56। और अब ये जिस कॉलम जिस रो में था हमने छोड़ दिया, तो बाकी नीचे बचा -3, -11, -3 एंड -11। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये जो देखो डिटरमिनेंट की शक्ल में मैं लिख लूं, अब इन्हें हम एक्सपेंड करेंगे अंदर ही, तो मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, उसका मैं ट्रांसपोज दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका नेक्स्ट कोफैक्टर लेते हैं, किसका, -11 का कोफैक्टर है। तो -11 जो है वो सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो में है। 2 + 2 से आता है 4। इवन नंबर है, लोकेशन इसकी पॉजिटिव है। ठीक है, इवन लोकेशन पे है तो पॉजिटिव होगा, इसका कोफैक्टर पॉजिटिव है 11, -11 का। तो इसके कोफैक्टर के नंबर लिखते हैं। ये जिस कॉलम में 11, -11 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे छोड़ दें। ठीक है, और बाकी के नंबर लिखें, इनके 5, 56। ठीक है, 1, -1 एंड -11। तो हम लिखते हैं 5, 56, -1 एंड -11। इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये वाले, ये 11 जिसमें था हमने छोड़ दिया, 5, 56 लिया, -1 और -11 लिया। इसी तरह से -41 का देखते हैं। -41 इज इन थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो। तो 2 + 1 से आता है 3, ऑड लोकेशन पे है, तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके कोफैक्टर के में देखते हैं कौन कौन से नंबर्स आते हैं इस मैनर में। तो हमारे पास -41 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे छोड़ दें, बाकी के जो 4 नंबर बचे इनके 5, 15, -1 एंड -3, इन नंबर्स को हम लिख लेते हैं। ठीक है, 5, 15। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें और आपको डिटरमिनेंट चूंकि एक्सपेंड करने आते हैं, अभी मैंने बताया किस तरह से एक्सपेंड करना है, तो सारे डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर लें। अच्छा, ये कहाँ था, -3। तो और जल्दी से मुझसे पहले आपने इसका कोफैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, जल्दी से निकाल लें। अब हम -1 का कोफैक्टर देखेंगे। -1 इज इन फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो। 4 है, 4 इवन लोकेशन है, इसका मतलब इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। इसके कोफैक्टर में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 जिस कॉलम में और जिस रो में उसे छोड़ दें, बाकी के 4 नंबर लिखें, इनके 15, 56, -11 एंड -41। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। वैसे जब आपको एक दफा पता चल जाए ना कि क्या साइन है, तो ऑल्टरनेट साइन नहीं आता, अगला कोफैक्टर 100% नेगेटिव ही होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं। -3 का है कोफैक्टर ये, तो -3 जिस कॉलम में है और जिस रो में उसे छोड़ दें, बाकी के 4 नंबर जो बचते हैं 5, -4, 56 एंड -41, ये लिख लेते हैं। 5, -4, 56 एंड -41, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब लास्ट का फैक्टर पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इस -11 किस कॉलम और जिस रो में है, जिस रो में और जिस कॉलम में उसे छोड़ दें, बाकी के 4 नंबर लिखे, यानी कि 5, -4। ठीक है, एंड 15, -11, 15, -11।
इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड करेंगे, इसे भी एक्सपेंड करेंगे। ये 9 डिटर्मिनेंट्स हैं, इन सबको एक्सपेंड कर लेंगे तो इस तरह का एक मैट्रिक्स बन जाएगा इस शक्ल का 3x3 का, और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल ऐसे 11 -11 और -11 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी आएगा आपने लिखना है, डिटरमिनेंट में माइनस का साइन लगाना है, फिर -41 और -3 को मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करना है, -4 और -11 को मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाकर -41 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। और ये वाला माइनस रहेगा इसके साथ, यहाँ इसके डिटरमिनेंट से जो भी नंबर आएगा उसको इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास आ रहा है, मैं मैट्रिक्स लिखती हूँ यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ ए में मेरे पास नंबर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, -2। मैं ट्रांसपोज अभी मैंने नहीं लिया, मैं ट्रांसपोज अभी आपको लेके दिखाऊंगी। -2 1, ठीक है, इसके बाद है -3 11 -19। आप उन्हें एक्सपेंड कर लें, आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, 105। इस तरह से इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि जिस कॉलम और जिस रो में है, सॉरी, जो कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, इससे ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, इनके फर्स्ट रो है तो हम इसे फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, -2 -3 1। सेकेंड रो है तो हम इसे सेकेंड कॉलम बनाएंगे, -3 11 एंड 0। ठीक है, और थर्ड रो है तो 1 -19 एंड 5। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हाँ, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला, ए इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूंकि 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चूंकि 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आप लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 1 लगा भी दें बाहर, 1/1 लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है यही हमारे पास इनवर्स आया है ए का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसे बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। किसका सोल्यूशन, यानी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था, और ये सारा प्रोसीजर हम ए इनवर्स के लिए कर रहे थे। ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया, हमने क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, -2 -3 1, ठीक है, और -3 11 0 1 -19 5, ये हो गया है एक्स हो गया। बी मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं, पीछे वाले अगर आपने क्वेश्चन नोट किया था तो आपको पता होना चाहिए कि बी है 35 -26 एंड -7। ठीक है, ये हमारे पास है बी। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल वैसे ही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर लें सबको, तो हमारे पास नंबर आता है 1 2 और 0। ठीक है, ये देखें, ये है 3x3 का मैट्रिक्स, और ये है 3x1 का मैट्रिक्स। 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3x1 का बनेगा। तो देखिए 3 कॉलम्स हैं इसमें और 1 रो है। ठीक है, तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई है 1, y की वैल्यू आ गई है 2, z की वैल्यू आ गई है 0। ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। आप अपने सोल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। आप इन सिस्टम में पुट करके देखें, यहाँ पर 1 2 और 0 यहाँ से सब्सटीट्यूट करके देखें, आप देखेंगे आपके पास 35 आएगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी 1 2 और 0 पुट करके देखें, आपके पास -26 आएगा। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन भी 1 2 और 0 पुट करके देखें तो आपके पास -7 आएगा। अगर इन तीनों में से किसी एक भी इक्वेशन में कोई एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब है आपका सोल्यूशन गलत है। इसलिए आपने सिर्फ पहली 2 इक्वेशन या पहली इक्वेशन चेक करके छोड़ नहीं देना है। ठीक है, आपने देखना है कि तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 इक्वेशंस हो रही हैं, तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन में, आपके सोल्यूशन में कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि इक्वेशंस के मैट्रिक्स की एक्लोन फॉर्म और रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एक्लोन फॉर्म और रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म से सॉल्व करना सीखेंगे। तो उससे पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू एक्लोन फॉर्म एंड इनटू रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म।